मौजूदा दौर को क्या नाम दिया जाए? कुदरत इंसान का इम्तिहान लेती जा रही है और उसके सवाल कम ही नहीं हो रहे। कोरोना का सवाल बीते 1.25 साल से इंसान का दिमाग खा रहा है। इस बीच कभी रोजी रोटी का सवाल आ जाता है तो कभी कुदरती तूफान का। इंडिया इन सारे सवालों से टकरा रहा है। इंडिया खबरों के जरिए कैसे इन सवालों का जवाब जानना चाहता है, ये अब आप जान लीजिए। सबसे ज्यादा 33% इंडिया इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि क्या भारत में व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर बंद होने चाहिए, जबकि 29% लोग यास तूफान की डरावनी तस्वीरों के बीच जानना चाहते हैं कि कुदरत क्यों काल बनी हुई है, जबकि 15% इंडिया प्रयागराज में गंगा किनारे कब्रों को हटाने का सच जानना चाहता है। कहीं इंसान की बनाई समस्याएं हैं जिनमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घमासान मचा है, तो कहीं कुदरत का ढाया हुआ कहर है। हम आपको सोशल मीडिया पर मचे महाभारत तक ले जाएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं कुदरत का वो कहर जो बंगाल की खाड़ी से तूफान के रूप में फूटा है। धरती से टकराते हुए तूफान की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी, जो लगातार बीते 2 दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं। मनोज्ञा लोईवाल और कुंतल चक्रवर्ती, जो कि लगातार दिन भर रिपोर्ट करते रहे और यास तूफान की पल पल की सबसे ताज़ा तस्वीरें और अपडेट देते रहे। पहले रिपोर्ट और फिर इसका विश्लेषण। यास तूफान के टकराने से पहले ही तेज हवाएं और बारिश संकेत दे रही थी कि खतरा कितना बड़ा है। ओडिशा का बालासोर और पश्चिम बंगाल का दीघा वो इलाका था जो सबसे ज्यादा खतरे की जद में था। ऐसे वक्त में जब लोगों को इन इलाकों से बाहर निकाला जा रहा था, तब एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल और कुंतल चक्रवर्ती ग्राउंड जीरो पर जमे हुए थे। समुद्र में लहरें इस समय कहर बरपा रही हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय तेज हवाएं चल रही हैं। बालासर के चांदीपुर के इस सी बीच पर नजारा कुछ ऐसा है जहां पर आपको ये समुद्र का स्वरूप कभी देखने को नहीं मिलेगा। हवा की गति इतनी तेज है कि यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल है। आप देख सकते हैं, मैं फिलहाल ओल्ड दीघा में खड़ा हूँ और इतनी ऊंची ऊंची लहरें यहाँ, ये देखिए कितनी ऊंची लहरें यहाँ सुबह से, और ये लहरें और भी ऊंची होती जा रही है और ये माना जा रहा है कि आज 2 मीटर से 4 मीटर तक ऊपर जा सकती है लहरें। यास तूफान करीब 11:30 बजे बालासोर से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण में टकराया। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती तेज हवाओं ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। यास तूफान के गुजरते वक्त बालासोर के तट पर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दी। तेज लहरों ने समंदर किनारे बनी दुकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। समंदर मानो सब कुछ अपने आगोश में लेने पर आमदा था। बालासोर में जगह जगह पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क पर आ गए। ओडिशा के धामरा में यास तूफान के टकराने के बाद भारी बारिश हुई। निचले इलाकों में कई जगह समंदर का पानी भर गया। हवाएं इतनी तेज थी कि कुछ दुकानों के शीशे भी टूट गए। भद्रक में तो तूफान का कहर ऐसा था कि 11 किलोमीटर लंबी सड़क समंदर में तब्दील हो गई। तूफान की वजह से इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है।
पारादीप में मछुआरों को काफी नुकसान हुआ है। तूफान की वजह से मछुआरों की कई नावें तबाह हो गईं। पारादीप के कई इलाकों में लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। यास तूफान ने बंगाल में भारी तबाही मचाई है। दीघा में उठती समंदर की लहरें तबाही का संकेत दे रही हैं। पानी में डूबी एक गाड़ियां बता रही कि तूफान कितना खतरनाक था। कार और बाइक तो डूब ही गई। पानी का तेज बहाव ऐसा था कि जेसीबी मशीन भी पलट गई। दीघा में तबाही का निशान छोड़ गया है यास चक्रवाती तूफान। यह है सीहॉक होटल में पीछे, और सीहॉक होटल के जो ऑफिस है, ऑफिस आप देख सकते हैं, टूटा हुआ ऑफिस। और इस तरफ देखिए, बाएं तरफ ये जो मार्केट एरिया है, गांव में जो मार्केट एरिया है, आप देख सकते हैं किस तरह से छत समेत किस तरह से नुकसान पहुंचा। दक्षिण 24 परगना का एक बड़ा इलाका जलमग्न हो गया है। तेज हवा और जोरदार बारिश ने भारी तबाही मचाई। कई गांव पानी में डूब गए। हजारों घरों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा। घर टूटने से लोग सड़कों पर आ गए। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पूर्वी मिदनापुर में भी हर तरफ तबाही का मंजर है। कई इलाकों में पानी कमर तक है। एबीपी संवाददाता का ये वीडियो बता रहा है कि हालात कितने भयानक हैं। तूफान के बीच लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, सेना, कोस्ट गार्ड और दूसरे रेस्क्यू फोर्स के जवान लगातार काम में जुटे रहे। तूफान टकरा चुका है, लेकिन अभी गुजरा नहीं है। यास का खतरा अभी बाकी है। इस तूफान ने कितनी तबाही मचाई है, इसका पता तो इसके गुजरने के बाद ही लगेगा। उड़ीसा और बंगाल में कितना नुकसान पहुंचाया इस तूफान ने, उसका आकलन लगाया जा रहा है। लेकिन आपने अभी तूफान की तस्वीरें देखी, आपको समझ में आ गया होगा कि कितना भयानक ये तूफान था। ऐसी तस्वीरें, ऐसा मंजर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 3 साल से लगातार देखते आ रहे हैं। लगातार वहां के लोग इस चीज को झेल रहे हैं। आज यास तूफान आया है 26 मई 2021 को। 20 मई 2020 को उम्फून आया था, आपको याद होगा, वो भी कोविड का काल था। और उसके पहले 2019 3 मई को फोनी आया था। यास गंभीर चक्रवाती तूफान की कैटेगरी में रखा गया, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और उम्फून को सुपर चक्रवाती, सुपर साइक्लोन था उम्फून, जो कि लास्ट ईयर 20 मई को आया था। और फोनी के बारे में अगर बात की जाए तो उसको अति गंभीर चक्रवाती तूफान उस वक्त कहा गया था। यास का असर कहां कहां रहा, ये भी आपको समझना चाहिए। बंगाल और ओडिशा में ज़्यादा असर देखा गया। अब बारिश बिहार, झारखंड में भी इसके बारे में होगी आने वाले 2 दिनों में। उम्फून का असर भी बंगाल और ओडिशा में ही रहा था। फोनी की अगर बात की जाए 2 साल पहले, तो इसका असर आंध्र प्रदेश में भी था, बंगाल में और उड़ीसा में तो था ही था। यास में अगर हवा की गति की बात की जाए तो 130 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा यास तूफान में आज देखने को मिली, जबकि उम्फून में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। और फोनी में यह रफ्तार 155 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की थी। यास में करीब 5 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया, उनको ठिकानों से हटाया गया। जबकि उम्फून में जो लोगों को डिस्प्लेसमेंट किया गया था इस तूफान से बचने के लिए, वो आंकड़ा 10 लाख लोगों का है, जिनको सुरक्षित जगहों पर तटवर्ती इलाकों से निकालकर ले जाया गया। वहीं फोनी में 11 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर ले जाए गए थे। वैसे तो इस बार तूफान अरब सागर में भी आया, जो ताउते के नाम से जाना गया। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में आने वाला तूफान ज्यादा तबाही लेकर आता है। क्यों, यह आपको जरूर समझना चाहिए। आखिर क्यों ऐसा होता है? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण समंदर का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और साथ ही समुद्र में गर्मी बढ़ रही है। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में हवा ज्यादा गर्म होती है। इसके कारण तूफान के आने का अंदेशा हमेशा ज्यादा होता है। एक और कारण यह भी है कि भारत में पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट ज्यादा समतल है।
इस कारण समंदर में मचा तूफान किनारे से होकर जमीन पर अंदर तक आ जाता है। वैसे तूफान सिर्फ बंगाल की खाड़ी में ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि जगह जगह जलवायु परिवर्तन के कारण समंदर का तेवर गर्म होता जा रहा है। अभी ताउते तूफान को गुजरे चंद दिन भी नहीं हुए कि यास तूफान ने भारत में दस्तक दे दी। आखिर समंदर इतना तूफानी क्यों होता जा रहा है? पिछले 5 सालों में भारत में औसतन 5 तूफान आ रहे हैं, जिनमें से 3 बेहद खतरनाक रहे हैं। 2010 से 2019 के बीच हर साल औसतन 4 तूफान भारत को प्रभावित करते रहे हैं। 1980 से 2009 तक हर साल औसतन 3 तूफान आते थे। 2018 और 2019 इन दोनों वर्षों में 7 तूफान भारत से टकराए थे। भारत के करीब 66 जिले समंदर से सटे हुए हैं। 13 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन पर तूफान का खतरा हर वक्त रहता है। हालांकि दुनिया में आने वाले कुल तूफानों में सिर्फ 7% ही भारत में आते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडियन ओशियन में आने वाले तूफान बेहद खतरनाक होते हैं। अब सवाल यह है कि पिछले कुछ सालों में समंदर से उठने वाले तूफानों की संख्या ज्यादा क्यों है? दरअसल समंदर का बढ़ता तापमान तूफान के रूप में सामने आ जाता है। अरेबियन सी में जो इंटेंस साइक्लोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इसको हम क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़ सकते हैं, मगर लो कॉन्फिडेंस के साथ, हाई कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। कुदरत के साथ छेड़छाड़ ने समंदर का पारा चढ़ा दिया है और अब समंदर भी पलटकर वही दे रहा है और अपनी गलती का खामियाजा अब दुनिया भुगत रही है। समुद्री तूफान से जुड़ी कुछ और बातें आपको पता होनी चाहिए। हिंदुस्तान का समुद्री किनारा करीब 7,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसीलिए कहीं ना कहीं समंदर में तूफान का खतरा हमेशा बना रहता है, खासकर अप्रैल से नवंबर के महीनों के बीच में। आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। भारत के समंदर पर पिछले साल 2020 में कुल 4 बार तूफान आए और इन 4 तूफानों में 113 लोगों की मौत हुई थी। 2019 में ऐसे 2 तूफान आए थे जिनमें 105 लोगों की मौत हुई, जबकि 2018 में 3 तूफान आए और इन 3 तूफानों में 131 लोगों की जान गई। इन आंकड़ों को दिखाने के पीछे हमारा मकसद ये बताना है कि समंदर में तूफान हर साल उठेंगे, कभी भी वो बर्बादी का सबब बन सकते हैं। ऐसे में अगर तैयारी अच्छी हो तो बहुत हद तक बर्बादी से बचा जा सकता है। अब उदाहरण के तौर पर ओडिशा को ही लीजिए। पिछले साल सुपर चक्रवाती तूफान उम्फून आया, लेकिन इसमें सिर्फ 3 ही लोगों की जान गई, जबकि वो सुपर साइक्लोन था। 2019 में फोनी आया था तो 89 लोग उड़ीसा में मारे गए थे। 2018 में तितली तूफान आया, तब 77 लोगों की जान गई थी। हालांकि हर जिंदगी अजीज होती है और हर मौत शौक और पीड़ा में डूबी हुई, लेकिन तूफानों के सामने बदले हालात इसलिए राहत देते हैं कि ओडिशा में ही 1999 में आए एक समुद्री तूफान में 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। हम सब इस बात को जानते हैं और अच्छे से याद भी रखते हैं। उसके बाद यानी 99 के बाद उड़ीसा में सत्ता बदली, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बने, उनकी ताजपोशी हुई और जिन्होंने तूफान से टकराने और जिंदगी बचाने वाला एक ऐसा मॉडल तैयार किया, जिसके बाद अब ओडिशा में जब तूफान आते हैं, चाहे वो सुपर साइक्लोन हो, चाहे वो सीवियर साइक्लोनिक हो, लेकिन वो नुकसान जान का नहीं होता, क्योंकि एक ही लाइन का डायरेक्टिव दिया जाता है नवीन पटनायक की तरफ से अपने अधिकारियों को कि कोई मौत नहीं होनी चाहिए। और ओडिशा बहुत हद तक इसको पाने में कामयाब भी रहा है। पूरा क्रेडिट
नवीन पटनायक और उनकी लीडरशिप को जाना चाहिए। और इस बात को अच्छे से समझा रहे हैं मेरे सहयोगी पंकज झा, जो सालों साल उड़ीसा में रहकर रिपोर्टिंग कर चुके हैं और नवीन पटनायक की राजनीति को समझते हैं। तूफान का शोर, समुद्र की लहरों का जोर, तेज हवा के थपेड़े, मूसलाधार बारिश, बारिश ऐसी कि मानो समंदर बरस रहा हो। तूफान तो आता है, कुदरत की तबाही भी होती है, लेकिन तूफान से सबसे ज्यादा टकराने वाले राज्य ओडिशा में अब वो मौत और उसका मातम नहीं होता। पिछले 21 सालों में जब से नवीन पटनायक राज्य के सीएम बने हैं, तूफान के कहर से निपटने के लिए ओडिशा ने एक मॉडल बनाया। इस मॉडल के कारण जान माल का नुकसान कम से कम होता है, जिसे जीरो कैजुअलिटी फॉर्मूला कहते हैं। साल या 2 साल में कोई न कोई तूफान ओडिशा को हिट करता है। बहुत व्यापक तैयारी होती है। तैयारी क्या होती है कि हर जगह, हर क्रिटिकल जगह में, स्ट्रैटेजिक जगह में हर प्रकार का चीज पहुंचाया जाता है। माने जिससे खाद्य सामान हो, स्वास्थ्य का सामान हो, फिर रिस्टोरेशन वर्क, जैसे पीडब्ल्यूडी के लोग पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लोग पहले से तैनात हो जाती है, ताकि कि ये कोई भी चीज़ अगर बाधित हो साइक्लोन या फ्लड से तो उनको रिस्टोर करने में बहुत जल्दी से वो हर जगह रिस्टोर कर देंगे। 40 टीम, 50 टीम, 100 टीम भेजा जाता है अलग अलग जगह पर। उसी तरह ओड्राफ टीम को भी स्टेशन किया जाता है। 1999 में उड़ीसा में आए समुद्री तूफान के कारण 10,000 से भी अधिक लोगों की जान चली गई थी। तब गिरधर गमांग सीएम थे और नवीन पटनायक वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। तूफान के कारण ओडिशा तबाह हो गया था। उस समय तो तूफान की चेतावनी भी सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। साल भर बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद नवीन पटनायक ने जो मॉडल बनाया उसको समझ लीजिए। इसकी तैयारी 2 तरह से होती है, जिसमें सबसे पहले घर घर तक तूफान की चेतावनी पहुंचाई जाती है। इसे कम्युनिटी लेवल वार्निंग कहते हैं। ओडिशा के 16 जिलों, 150 ब्लॉक और 22,000 गाँवों में डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनी है। मौसम विभाग की चेतावनी मिलते ही सरकारी मशीनरी एक्टिव हो जाती है। चेतावनी के बाद शुरू होता है लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम। समुद्र के किनारे रहने वाले कच्चे मकानों और जर्जर घरों में रहने वालों को सरकारी बिल्डिंग में ठहराया जाता है। इसके लिए राज्य में 3,000 शेल्टर होम बने हैं। ऐसे हर होम में 1,000 लोगों के रहने का इंतजाम है। शेल्टर होम में ही कम्युनिटी किचन भी चलता है। इस दौरान खाने पीने के सामान, इमरजेंसी लाइट से लेकर दवा तक का इंतजाम कर लिया जाता है। पिछले कुछ सालों में ओडिशा में समुद्री तटों पर 122 वॉच टावर बनाए गए, जिससे सायरन बजाकर तूफान की चेतावनी देने में आसानी रहती है। बीजू पक्का घर योजना और पीएम आवास योजना में लोगों के पक्के मकान बनवाए गए। ODRAF की 66 यूनिटें अब तक तैयार कर ली गई है। ये सब मिलकर तूफान का असर कम कर देते हैं। उसी का नतीजा है कि अब बड़े बड़े तूफान ओडिशा के समुद्री किनारे से हार मानकर चले जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हो, पिछले 7-8 दिन से लगातार परफेक्ट कोऑर्डिनेशन रहा केंद्र और राज्य के बीच में। कम्युनिकेशन बहुत ही परफेक्ट रहा। राज्य सरकार की टीम भी बहुत ही प्रोएक्टिव भी थी, रिस्पॉन्सिव भी थी। सीएम बनने के बाद नवीन पटनायक के राज में पहला बड़ा तूफान फैलिन अक्टूबर 2013 में आया था। इसके बाद से ओडिशा सरकार ने तूफान से निपटने का जो फार्मूला बनाया, उसे दूसरे प्रभावित राज्य भी अपना सकते हैं।